की बात करें अगर अपन इफ ए प्रॉब्लम में हमारे पास 4 ग्राम मिक्सचर दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl का, और इसको हीट करने पे 0.66 ग्राम CO2 मिल रहा है। ऑफकोर्स जो CO2 मिलेगा वो बाइकार्बोनेट से मिलेगा, NaCl को हीट करने से CO2 आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर अपन 0.66 ग्राम CO2 ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो यहाँ से मैं मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकता हूँ। तो मोल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे आपके 0.66 अपॉन इसका ग्राम मोलर मास विच इज 44। तो ये हो जाएगा आपका अगर 66 होता तो 3/2 होता तो ये हो जाएगा आपका 3/200। तो अगर 3/200 मोल से CO2 के आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसके 2 मोल यूज होते हैं। तो 3/200 के करस्पॉन्डिंग मोल्स हो जाएंगे 3/200 इंटू 2, दैट इज 3/100 या 0.03 मोल्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होंगे इसके मोल्स आएंगे 0.03, और अगर इसके मोल्स आ गए 0.03 तो इसका वेट आ जाएगा एज 0.03 इंटू ग्राम मोलर मास विच इज 84। आपको यहाँ पर वेट आ चुका है, और अगर वेट मिल चुका है और 4 ग्राम मिक्सचर मिल चुका है तो परसेंटेज और सोडियम बाइकार्बोनेट भी निकाल सकते हैं। ये जाएगा इसका वेट विच इज 0.03 इंटू 84 अपॉन टोटल वेट विच इज 4 इंटू 100। ऐसा कर कर आप इसका परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं, और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर कर आपको NaCl का भी परसेंटेज बाय मास मिल जाएगा। तो इजी प्रॉब्लम था, कुछ खास नहीं था। देख सकते हैं आप यहाँ से CO2 से इसका अमाउंट निकाल सकते हैं, मोल्स मिल जाएगा, मोल्स से वेट मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा तो वेट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। बात करेंगे अपन E6 के अंदर, तो आपके पास मिथेन है 80 ग्राम, और इसके कंबशन से आपको CO और CO2 गैस मिल रहा है 1:4 मोल रेशियो में। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 मिलेगा, पार्शियल कंबशन से आपको इस तरह से CO मिलेगा। इससे आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। 1:4 का मोल रेशियो है CO और CO2 गैस का। इसका मतलब अगर इसके x मोल बन रहे होंगे तो इसके 4x मोल बन रहे होंगे। अच्छा, इसके x मोल तब बन सकते हैं जब इसके x मोल कंज्यूम हो, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। और इसके 4x मोल तब बनेंगे जब इसके 4x मोल कंज्यूम होंगे, अगेन क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ मीथेन जो ओवरऑल कंज्यूम होंगे 4x ऊपर से और x नीचे से, ये हो जाएंगे 5x, और 5x के करस्पॉन्डिंग, अच्छा 5x हो जाएंगे। और मोल्स ऑफ मीथेन आपको दे भी रखा है कितना, 80 ग्राम अगर मीथेन दे रखा है तो 80 ग्राम मीथेन के करस्पॉन्डिंग जो मोल्स जाएंगे वो जाएंगे 80/16, जो कि अगेन 5 होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x जाएगा आपका 1। मतलब मीथेन के मोल्स यहाँ पे ऊपर 4 मोल्स यूज होंगे और नीचे 1 मोल यूज होगा। हमसे पूछा रहा है कि इस प्रोसेस में O2 कितना कंज्यूम होगा। तो अगर यहाँ पे 1 मोल मीथेन कंज्यूम होता तो 2 मोल O2 कंज्यूम होता, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2, तो 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 8 मोल O2 कंज्यूम होगा। नीचे अगर 1 मोल कंज्यूम होता तो 3/2 मोल कंज्यूम होगा। तो एक्चुअली 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे जो O2 कंज्यूम होगा वो 3/2 मोल O2 कंज्यूम होगा। तो मोल्स ऑफ O2 अगर कंज्यूम निकाला जाए ओवरऑल तो यह जाएगा 8 ऊपर से और 3/2 नीचे से, तो जाएंगे 9.5 मोल्स। और 9.5 मोल्स के करस्पॉन्डिंग अगर आप वेट निकालें तो वेट ऑफ O2 आप निकाल सकते हैं 9.5 इंटू ग्राम मोलर मास विच इज 32 करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई थिंक सो 304 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। दैट वाज E6। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन E पार्ट 2 का। तो इवन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 25.4 ग्राम I2 है और 14.2 ग्राम क्लोरीन है, और ये कंप्लीटली ये कर आपको ICl और ICl3 दे रहे हैं। आपको बताना है कि इनके मोल्स कितने होंगे। तो इसे के सवाल अगेन POC से बहुत इजीली किए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसके मोल्स A मोल हैं और इसके मोल्स B मोल्स हैं, तो हमें A और B का वैल्यू डिटरमाइन करना है। I2 के मोल्स आप निकाल सकते हैं 25.4 अपॉन इसका ग्राम मोलर मास 254 होता है तो 0.1 होंगे। इसका ग्राम मोलर मास 71 होता है तो इसके मोल्स 0.2 होंगे। तो जैसे अगर मैं POC अप्लाई करता हूं लेट्स से आयोडीन एटम के ऊपर, तो जितने मोल्स आयोडीन एटम के इनिशियली उतने मोल्स आयोडीन एटम के फाइनली होंगे, राइट। तो इनिशियल मोल्स कितने होंगे 0.1 मोल I2 के इंटू 2 इतने मोल्स आयोडीन एटम। ICl का अगर A मोल्स है तो A इंटू 1 इतने मोल्स आयोडीन एटम। ICl3 के अगर B मोल्स है तो B मोल्स ICl3 के तो B मोल्स हो जाएंगे आयोडीन एटम के। तो एक इक्वेशन यहां बन जाएगी A प्लस B इक्वल्स टू 0.2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली POC आप अप्लाई कर सकते हैं क्लोरीन के ऊपर, तो बोल सकते हैं कि जितने क्लोरीन के मोल्स इनिशियल होंगे उतने क्लोरीन के मोल्स फाइनली होंगे। तो इनिशियल मोल्स हैं आपके 0.2 मोल्स क्लोरीन के हैं Cl2 के इंटू 2,
राइट। बाद में अगर देखें HCl के अगर A मोल्स हैं तो A इंटू 1 ये मोल्स जाएंगे क्लोरीन के। HCl3 के अगर B मोल्स हैं तो अगर 1 मोल होता तो 3 मोल होते, तो B मोल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोल्स जाएंगे B इंटू 3। सिंपल POC अपन ने क्लास में कई एग्जांपल्स लिए इसके ऊपर। तो यहाँ से अपने पास एक और इक्वेशन आएगा A प्लस 3B इक्वल्स टू 0.4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जिनको सॉल्व कर आप A और B निकाल सकते हैं। बात करें अगर अपन E5 का, सेकंड थर्ड फोर्थ अपन लास्ट टर्म पे डिस्कस कर लिए थे। E5 की अगर अपन बात करें, हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक मिक्सचर है। मान लेते हैं कि इसके मोल्स M मोल्स है और इसके मोल्स P मोल्स है, और इसको आप हीट करें और हीट करने पे CO2 और पानी का जो रेशियो वो 3:1 का मोल रेशियो है। तो इसको हीट करने पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है, और इसको हीट करने पर कार्बोनेट CO2 और H2 मिलता है। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो मैंने A और B मोल्स मान रखे हैं, तो इसके A मोल्स से आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिलेंगे A मोल्स, और इसके B मोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे B/2 मोल्स इसके और B/2 मोल्स इसके। क्यों? क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग 1/1 मिलता है, तो B के करस्पॉन्डिंग B/2 और B/2 मोल्स मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ CO2 होगा ओवरऑल वो होगा A प्लस B/2, और मोल्स ऑफ H2 जो होगा ये हो जाएगा आपका अगेन B/2, और इनका रेशियो आपको गिवन है। तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, ये रेशियो आएगा आपका A प्लस B/2 अपॉन B/2, विच इज 2A प्लस B अपॉन B, और ये रेशियो गिवन है आपको एज 3:1। तो अगर ये रेशियो आपको 3:1 दे रखा है तो यहाँ से A और B का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2A प्लस B, दिस इज बेसिकली 3B। तो 2A प्लस B अगर आपका 3B हो जाएगा तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 2A आपका 2B हो जाएगा, या A इक्वल टू B आ जाएगा। A और B इक्वल आ गया, मतलब दोनों के मोल्स सेम है। अब अगर दोनों के मोल्स सेम है तो आपसे पूछा रहा है कि वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा। तो अपने पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो अगर इसके मोल्स A हैं तो इसका जो वेट होगा वो जाएगा आपका ग्राम मोलर मास हो जाएगा इसका 60 प्लस 24 84, तो इसका वेट हो जाएगा 84 है। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर देखें तो इसके मोल्स भी अब A ही होंगे क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है। इसका ग्राम मोलर मास अगर देखेंगे तो इसका ग्राम मोलर मास कितना आएगा, तो इसका ग्राम मोलर मास भी 84 ही हो रहा है। वेरी गुड। तो अगर इसका ग्राम मोलर मास 84 है तो इसका वेट भी आपका 84 आएगा। और अगर दोनों का वेट सेम आ रहा है तो वेट परसेंटेज आपका 50% आना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि परसेंटेज, दोनों का वेट अगर सेम है तो वेट परसेंटेज और सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं 84A अपॉन 84A प्लस 84A इंटू 100, या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों का वेट अगर सेम है तो वेट परसेंटेज आपका 50% होगा, दैट इज E5। बात करते हैं अगर E6 सवाल की, तो E6 सवाल में आपको दे रखा है कि आपके पास एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि 38% कैल्शियम है। तो आपको बताना है कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, या आपको बताना है कि इसके अंदर कितना परसेंट इम्प्योरिटीज होगा। तो कैसे करते हैं, एक काम कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि 100 ग्राम सैंपल है। तो अगर मैं 100 ग्राम सैंपल मान लेता हूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल सकता हूं कि इस 100 ग्राम सैंपल में जो वेट ऑफ कैल्शियम होगा वो जाएगा 38 ग्राम, क्योंकि इसका परसेंटेज 38 दे रखा है। तो वेट ऑफ कैल्शियम से मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम भी निकाल सकता हूँ। मोल्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा आपका 38 बाय ग्राम मोलर मास विच इज 40। तो इतने मोल्स रहेंगे आपके कैल्शियम के। अच्छा, जितने मोल्स कैल्शियम के होंगे उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, क्योंकि कैल्शियम है किस फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। तो जितने मोल्स कैल्शियम उतना मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका 38/40, इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हो जाएंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट के अगर मोल्स आ गए तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी हो जाएगा। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 38/40 इंटू 100। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 95 ग्राम। तो बोल सकते हैं कि 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो 100 ग्राम सैंपल में अगर इसका वेट 95 ग्राम है तो बचा हुआ जो 5 ग्राम होगा वो वेट होगा किसका, इम्प्योरिटीज का। तो अगर 100 ग्राम सैंपल में आपको 5 ग्राम इम्प्योरिटीज मिलती है तो हम बोल सकते हैं इसका परसेंटेज विल बी 5%। ये इसका आंसर था। छठे सवाल के अंदर हमारे पास एक अनस्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट डॉट XH2O, जिसका वेट दे रखा है 13.4 ग्राम, और स्ट्रांगली हीट करने पर आपका ये वेट लूज कर रहा है जिसका वेट दे रखा है 6.3 ग्राम। तो एक्चुअली होता क्या है, सोडियम सल्फेट काफी स्टेबल होता है, वो तो टूटेगा नहीं, पर अगर इसको आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ये बेसिकली उड़ जाएगा।
तो आपका का सारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपका वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा और इसी की वजह से वेट लॉस आएगा। तो जो भी वेट लॉस होगा वो होगा पानी की वजह से, H2 वेपर्स की वजह से, जिसका वेट दे रखा है आपको 6.3 ग्राम। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें पता करना है कि x कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इसके मोल्स कितने होंगे। अगर आप इसका ग्राम मोलर मास निकालेंगे तो 96 प्लस 46 ये हो जाएगा 142 प्लस 18x। तो 142 प्लस 18x इसका ग्राम मोलर मास है, तो इसके मोल्स हो जाएंगे weight upon gram molar mass which is 13.4 upon 142 plus 18x, राइट। तो इतने मोल्स लेके हम लोग चल रहे थे। देखते हैं कि इससे कितने मोल बनेंगे पानी के। तो आप रिलेशन देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग x मोल्स बन रहे थे। तो अगर इतने मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे 13.4x अपॉन 142 प्लस 18x। ये आपके मोल्स ऑफ वाटर है और इनटू अगर 18 करेंगे तो इतना ग्राम वाटर है और ये वाटर आपका वेपराइज करेगा और इसी वजह से वेट लॉस आएगा। इसका वेट आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 6.3 ग्राम। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसको आप अगर इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से x आ जाएगा आपका 7 और ये इसका राइट आंसर है। आइए प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर व्हेन अ 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, तो हमारे पास एक मिक्सचर है कार्बन और सल्फर का जिसका वेट आपको दे रखा है 12 ग्राम और आपको यहाँ पर इवेंचुअली मिल रहा है अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड SO2 और आपको दे रखा है कि मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ द मोल्स ऑफ CO2। ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा रहा है कि इसके अंदर कार्बन का मास कितना होगा, क्या आपसे पूछा रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, कार्बन का मास मान लेते हैं अपन x ग्राम, तो हमें x ग्राम कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सल्फर का वेट हो जाएगा 12 माइनस x ग्राम, हाँ ना। तो 12 ग्राम की वजह से लिख सकते हैं। अब रिएक्शन अगर देखें तो कार्बन O2 के साथ कंबाइन करके CO2 दे रहा है। तो अगर इसके मोल्स देखें तो इसके मोल्स रहेंगे x/12। जितने मोल्स कार्बन के होंगे उतने मोल्स CO2 के बनेंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 भी रहेगा x/12। सिमिलरली सल्फर भी O2 के साथ कंबाइन कर आपको SO2 देगा। सल्फर के मोल्स हो जाएंगे आपके 12 माइनस x अपॉन इसका ग्राम मोलर मास विच इज 32। जितने मोल सल्फर के उतने मोल SO2 के, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो दिस इज 12 माइनस x अपॉन 32, ये आपके मोल्स रहेंगे SO2 के। CO2 और SO2 दोनों के मोल्स आ चुके हैं और इनको हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो अपन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 12 माइनस x अपॉन 32, ये आपके मोल्स ऑफ SO2 है। दीज आर हाफ द मोल्स ऑफ CO2 विच इज x/12। तो अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देखेंगे ये हो जाएगा आपका 16 और अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 4 से अगर डिवाइड करें तो दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 4 और यहाँ पे अगर ले जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 36 माइनस 3x दिस इज इक्वल्स टू 4x। तो x हो जाएगा आपका 36/7, मतलब 5 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। The correct answer will be B, Bombay. In problem number 5, we have been given a sample of chalk which contains clay as impurity. The clay impurity loses 11% of its weight as moisture on prolonged heating. 5 gram sample of chalk on heating shows a total loss in weight of 1.1 gram. We need to determine percentage of chalk in the sample. तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। है कि अपने पास हमारे पास एक चौक का सैंपल है और इसका वेट आपको दे रखा है 5 ग्राम। इसके अंदर क्ले का इम्प्योरिटी है और बाकी जो प्योर चौक होगा वो होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली चौक जो बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो अगर ये प्योर चौक होता तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता 100%, पर सिंस इम्प्योर चौक है तो इसके अंदर कुछ पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का होगा और कुछ पार्ट इसमें क्ले की इम्प्योरिटी होगी। तो आपको ये दे रखा है कि जब आप इसको हीट करते हैं तो ये वेट लूज करता है और वेट लूज करता है 1.1 ग्राम। तो इसको हीट करने पर आपका वेट लॉस होगा और जो वेट लॉस हो रहा है दिस इज गिवन एज 1.1 ग्राम। सबसे पहली बात, ये वेट लॉस होगा क्यों, इसके दो कारण होंगे। एक तो जो क्ले है इसको हीट करने पर ये 11% वेट लूज करा इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। तो मान लेते हैं कि जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका वेट x ग्राम है, तो ये जो क्ले होगा इसका वेट हो जाएगा आपका 5 माइनस x ग्राम।
और इसको हीट करने पर ये 11% अपना मास लूज कर रहा है इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के फॉर्म में जो वेट लॉस होगा यहां पर हो जाएगा 11%। 11% मतलब होता है 11/100 इंटू क्ले का वेट विच इज 596 ग्राम। दिस इज वेट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर, राइट। और सेकेंडली जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज कर आपको कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा और साथ में देगा CO2 गैस, और ये CO2 गैस भी आपका वेपराइज हो जाएगा, राइट। तो जो वेट लॉस होगा वो ड्यू टू मॉइस्चर होगा एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस होगा। ये CO2 का अमाउंट कितना बनेगा? तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट x ग्राम है तो इसके मोल्स रहेंगे x/100। आप देख सकते हैं 1:1 का रेशियो है, तो अगर इसके x/100 मोल्स है तो CO2 के मोल्स होंगे वो भी x/100 होंगे मोल्स, और इसका जो वेट हो जाएगा x/100 इंटू इसका ग्राम मोलर मास विच इज 44। तो ये होगा वेट लॉस ड्यू टू CO2 गैस। तो दिस इज वेट लॉस ड्यू टू CO2 गैस एंड दिस इज वेट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर। ये दोनों मिलकर ओवरऑल वेट लॉस करेंगे और ये ओवरऑल वेट लॉस होगा कितना? 1.1 ग्राम। तो इन दोनों वेट लॉस का जो सम होगा वो 1.1 ग्राम होना चाहिए। तो आप इस 1.1 ग्राम को इक्वेट कर सकते हैं एज 11/100 इंटू 5-6 प्लस 44x/100। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं और x को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? आप देख सकते हैं दिस इज 110, अगर 100 को चले जाएं तो दिस इज 55 माइनस 11x प्लस 44x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 33x हो जाएगा आपका एज 55 और x हो जाएगा आपका 5/3। तो जो आपका क्लियर होगा, सॉरी जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका वेट आ जाएगा x ग्राम विच इज 5/3 ग्राम। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी गिवन बाय weight of calcium carbonate upon weight of sample into 100. So that will simplify to 5/3 upon 5 into 100, that is 100/3 percentage, that is 33.33%। तो 33.33% इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होगा और ये इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट एट प्रॉब्लम का। तो 8वें सवाल के अंदर वी हैव बीन गिवन 240 ग्राम ऑफ कार्बन विच इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू CO2, और प्रैक्टिकली देखा गया कि साथ में 280 ग्राम CO भी बना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने कार्बन ले रखा है, कार्बन का वेट आपने रखा है 240 ग्राम्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स लगते हैं कि जो मोल्स होंगे वो जाएंगे 240 अपॉन ग्राम मोलर मास 12, दैट इज 20 मोल्स। और ये कार्बन हम लोग कंप्लीटली कन्वर्ट करना चाहते थे CO2 में। तो CO2 के जो मोल्स बनेंगे वो कितने बनने चाहिए? तो अगर इसके 20 मोल्स बनने चाहिए या 20 मोल्स थे तो इसके जो मोल्स बनने चाहिए थे थ्योरेटिकली वो होंगे 20 मोल्स। बट ये तब होता जब सारा का सारा कार्बन इसमें रिएक्ट कर जाता। अगर सारा का सारा कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके से CO2 बना था तो हम बोल सकते हैं कि CO2 के इतने मोल्स बन जाते। बट ऐसा नहीं हो रहा है। कार्बन आपका यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर साइड में CO भी बना रहा है, तो ऑफकोर्स कुछ कार्बन आपका यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। यहाँ पे कितना यूज होगा देखें जरा। तो यहाँ पे आपको CO का अमाउंट दे रखा है एज 280 ग्राम। तो अगर 280 ग्राम CO पे बन रहा है तो आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके मोल्स होंगे CO के वो जाएंगे 280 अपॉन ग्राम मोलर मास विच इज 28, तो इसके मोल्स जाएंगे 10। और अगर 10 मोल्स CO बन रहा है तो 10 मोल्स CO के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मोल्स ऑफ कार्बन कंज्यूम होगा तो 1:1 का रेशियो है। तो अगर इसके 10 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे जो मोल्स कंज्यूम होंगे वो कितने रहेंगे? 10 मोल्स। क्यों? क्योंकि इसके 10 मोल तभी बन सकते हैं जब इसके 10 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। और अगर इसके 10 मोल यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं आउट ऑफ 20 मोल्स, ये आपके टोटल 20 मोल्स थे, तो अगर आफ्टर 20 मोल्स यहाँ पे 10 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो यहाँ पे जो मोल कंज्यूम होंगे, जो एक्चुअल मोल्स कंज्यूम होंगे वो कितना होगा? तो आउट ऑफ 20 अगर 10 मोल्स नीचे कंज्यूम होंगे तो ऊपर भी 10 मोल्स कंज्यूम होंगे, और अगर ऊपर 10 मोल्स कंज्यूम होंगे तो यहाँ पे CO2 बनेगा कितना? तो 1:1 का रेशियो है।
तो अगर इसके 10 मोल कंज्यूम होंगे तो यहाँ पे जो इसके मोल्स फॉर्म होंगे एक्चुअल में वो कितना होगा, 10 मोल्स। अरे बस समझ, अगर इस सारा का सारा यहाँ पे कंज्यूम हो जाता तो 20 मोल्स बनते, बट यहाँ पर एक्चुअली 10 ही मोल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके 10 मोल्स बन रहे हैं तो 10 मोल नीचे कंज्यूम हो रहा है कार्बन, और अगर कार्बन 10 मोल्स नीचे कंज्यूम होगा तो ऊपर भी 10 मोल कंज्यूम होगा, ऊपर 10 मोल कंज्यूम होगा तो CO2 के जो मोल्स बनेंगे वो 10 बनेंगे। तो बनने चाहिए थे 20 मोल्स और बन रहे हैं आपके 10 मोल्स। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज यील्ड होगा वो हो जाएगा मोल्स जो फॉर्म हो रहे हैं एक्चुअली, जो मोल्स अपॉन मोल्स जो फॉर्म होने चाहिए थे थ्योरेटिकली इनटू 100। तो दिस इज 10 अपॉन 20 इनटू 100, दैट विल बी 50%। डायरेक्टली बोल सकते थे 50% इफिशियंसी होगा। क्यों? क्योंकि जितना बनना चाहिए था उसका आधा बन रहा है, तो जितना बनना चाहिए अगर उसका आधा बनेगा तो इफिशियंसी विल बी 50%। In fourth problem, we have been given a 2 gram sample containing sodium carbonate and sodium bicarbonate. एक्चुअली सवाल मैंने एज इलस्ट्रेशन ले रखा है, पर फिर भी हम लोग एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। अब अपने क्लास नोट्स पे रिफर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने यही सवाल ले रखा था विद सेम डाटा। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अपने पास है, और इसका 2 ग्राम सैंपल आपको दे रखा है, और इसको जब आप हीट कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको बोला जा रहा है कि जो वेट लॉस्ट होगा दिस इज 0.248 ग्राम्स, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें परसेंटेज और सोडियम कार्बोनेट कितना होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। इसको अगर आप हीट करें तो हीट करने पे डिकम्पोज नहीं करता है। आमतौर पे मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज करके आपको मेटल ऑक्साइड CO2 गैस देते हैं, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इसके एक्सेप्शन होते हैं। सोडियम कार्बोनेट वगैरह इतने स्टेबल होते हैं कि इनको अगर आप हीट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बट जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अगर बाइकार्बोनेट को आप तोड़ेंगे तो टूट कर आपको सोडियम कार्बोनेट देंगे, साथ में आपको मिलेगा CO2 गैस, और साथ में आपको मिलेगा H2O वेपर्स। H2O वेपर्स क्यों है? क्योंकि आप टेम्परेचर ले रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर आपका पानी भी वेपराइज कर जाएगा। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि इसका A मोल्स है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो अगर इसके A मोल्स हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 मोल्स से इसको 1 और 1 मोल मिलता, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इसका हाफ और हाफ मोल बनता। तो A मोल के करस्पॉन्डिंग इसके जो मोल्स रहेंगे वो A/2 आएंगे, और इसके मोल्स भी A/2 आएंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग इसका जो वेट आएगा ये आएगा A/2 इंटू 44, दैट इज 22A, और ये वेट आ जाएगा आपका A/2 इंटू 18, दैट इज 9A। तो आपका जो वेट लॉस होगा पानी के से वो 9A होगा, और CO2 के से 22A होगा। तो आपका जो टोटल वेट लॉस होगा ये वेट लॉस हो जाएगा आपका 31A, और ये दे रखा आपको 0.248। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे अपन बोल सकते हैं कि जो A हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.248 अपॉन 31, दैट इज 248 होता तो ये 8 होता, तो ये होता 8/1000। तो आपको 8 का वैल्यू मिल चुका है 8/1000। मतलब बेसिकली इसके जो मोल्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, इसके मोल्स आपके पास 8/1000। तो इसका जो वेट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का वो आप निकाल सकते हैं 8/1000 इंटू इसका ग्रामोलर मास विच इज 84, राइट। तो कितना जाएगा ये, अगर ये 80 होता तो ये 640 हो जाता। तो 640 प्लस 32, तो दिस इज 672 अपॉन 1000, दैट इज 0.672 ग्राम। तो आपको अगर वेट मिल चुका है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो परसेंटेज और सोडियम बाइकार्बोनेट, हालांकि हमसे कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का पूछा है, पर लेट्स से सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका इसका वेट 6.72 अपॉन टोटल वेट विच इज 2 इंटू 100,
तो दैट इज 67.2 upon 2 and that will simplify to 33.6%. तो 33.6% इसका वेट परसेंटेज, तो अगर इसका 33.6% होगा तो ऑफकोर्स इसका जो वेट परसेंटेज होगा वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 64.4%. तो वी कैन से सोडियम कार्बोनेट का जो वेट होगा वो वेट परसेंटेज 64.4% होगा. ये सवाल हमने क्लास में ही किया था, आप देख सकते हैं, इससे हम लोग इसको डील कर सकते हैं. तो इन प्रॉब्लम नंबर 6 वी हैव बीन गिवन स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब सिक्वेंशियल रिएक्शंस. हमें कुछ सिक्वेंशियल रिएक्शंस दे रखी हैं, देख लेते हैं अपन क्या क्या रिएक्शंस हैं. तो K4FeCN6 है अपने पास और ये कंबाइन कर रहा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. और जब ऐसा हो रहा है तो आपको मिल रहा है पोटेशियम सल्फेट. आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है, फेरस सल्फेट एंड 6 मोल्स या 6 मोल्स ऑफ HCN. तो दिस इज स्टेप 1. सेकेंड स्टेप में कि जो HCN आपको मिला, यही HCN का हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और पानी के साथ रिएक्ट कर ये आपको बता रहा है फॉर्मिक एसिड along with moles of ammonia या 6 moles of ammonia. और थर्ड स्टेप में दो रिएक्शंस हैं. ए पार्ट में ये जो आपका अमोनिया बन रहा है ये रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा अगर होगा तो, और कंबाइन कर आपको देगा अमोनियम सल्फेट. और जो फॉर्मिक एसिड है, दिस फॉर्मिक एसिड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड will dissociate to give कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O. तो ये रिएक्शन में लिखा. अब देखो हो क्या रहा है. Above steps of reactions occur in a container starting with 1 mole K4FeCN6. तो इसका 1 मोल लेके चल रहे हैं हम लोग एंड 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके 5 मोल्स लेकर हम लोग चल रहे हैं. 1 मोल के लिए हमें यहाँ पे 3 मोल्स रिक्वायर्ड थे. 1 मोल के लिए 3 मोल्स रिक्वायर्ड है कितने? 5. जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली ये एक्सेस होगा, और अगर ये एक्सेस होगा तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये आपका LR होगा. एंड इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है ना. तो आज से पूछा रहा है कि लिमिटिंग रीजन स्टेप 1 में कौन होगा. तो भाई स्टेप 1 में तो K4FeCN6 आपका LR होगा, तो ए और बी पार्ट में तो आंसर बी आ जाएगा, राइट. फिर आज से पूछा रहा है कि मोल्स ऑफ CO गैस कितने बनेंगे, अमोनियम सल्फेट कितना बनेगा, वो सब पूछा रहा है. तो भाई ये LR है तो इसका 1 मोल खत्म हो जाएगा. 1 मोल अगर खत्म हो जाएगा तो भाई इसके मोल्स लेंगे. अच्छा, इसके 1 मोल अगर खत्म होंगे तो डायरेक्टली ध्यान से रखना, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे. तो अगर 1 के करस्पॉन्डिंग 3 मोल कंज्यूम होंगे तो जब 3 मोल कंज्यूम हो जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स बचेंगे कितने? 2 मोल. 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 3 मोल कंज्यूम होंगे, तो आउट ऑफ 5 मोल्स अगर 3 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके मोल्स बनेंगे 2. और यहां से आपको जो HCN मिलेगा 1 के करस्पॉन्डिंग 6, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके बनेंगे 6 मोल HCN. तो ये जो 6 मोल आपको HCN बनाएगा, यहीं से आपको 6 मोल फॉर्मिक एसिड के और 6 मोल आपको अमोनिया के मिल जाएंगे. और ये 6 मोल अमोनिया अब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. पर सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास यहाँ पे कितना है? सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास यहाँ पे है 2 मोल. तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास 2 मोल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 मोल अमोनिया के करस्पॉन्डिंग आपको 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड था, पर 6 मोल के करस्पॉन्डिंग अपने पास यहाँ पे है कितना? 2. कोफिशिएंट से आप देख सकते हैं 6 के करस्पॉन्डिंग 3 मोल्स रिक्वायर्ड है, बट 6 के करस्पॉन्डिंग अपने पास है यहाँ पे कितने? 2 मोल्स. 3 मोल रिक्वायर्ड थे, है 2, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आपका LR होगा. और अगर ये LR होगा तो ये डिसाइड करेगा कि अमोनियम सल्फेट कितना बनेगा. तो 3 के करस्पॉन्डिंग 3, तो 2 के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 मोल अमोनियम सल्फेट के बनेंगे. तो 2 मोल्स अमोनियम सल्फेट के बनेंगे. CO गैस कितना बनेगा? तो भाई ये यहाँ पे 6 मोल था और ये 6 मोल जब खत्म हो जाएगा
तो आपको यहाँ पे 6 मोल्स मिल जाएंगे, तो CO के 6 मोल्स मिल जाएंगे। तो मोल्स ऑफ CO जो बनेंगे वो 6 मोल होंगे, और मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट जो बनेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 मोल बनेंगे। तो CO के मोल्स 6 मोल्स है, अमोनियम सल्फेट के 2 मोल्स है। क्या आंसर रहेगा? तो ऑप्शन ए में बोल रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड एलआर है, गलत है। एलआर आपका KF6 है, तो सेकंड बी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि बोल रहा है कि CO के 6 मोल बनेंगे और 2 मोल अमोनियम सल्फेट बनेंगे, तो बी और सी सही है। डेफिनेटली डी आपका गलत होगा। करेक्ट आंसर भी बॉम्बे, चेन्नई। तो इन प्रॉब्लम नंबर 7, लेट्स सी, वी हैव बीन गिवन अ मिक्सचर having calcium chloride and NaCl, and the weight of mixture has been given as 4.44 gram, and it was treated with something to precipitate all the calcium as calcium carbonate। तो ये जो भी कैल्शियम है ये सारा प्रेसिपिटेट करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, जिसको आपने हीट करा तो डिकम्पोज कर ये आपको दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड का आपको वेट दे रखा है 1.12 ग्राम। तो आपसे पूछा रहा है कि इसके अंदर कितना मास इनका होगा और कितना मास परसेंटेज होगा। तो सीधी सी बात है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का वेट आपको दे रखा है, इसका अगर ग्राम मोलर मास आप देखें तो ग्राम मोलर मास इसका होता है 56, तो आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएंगे आपके 1.12 अपॉन 56, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.02 मोल्स। और अगर इसके 0.02 मोल्स हैं तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ कैल्शियम होंगे वो भी 0.02 मोल्स होंगे, और अगर मोल्स ऑफ कैल्शियम में 0.02 मोल्स होंगे तो यहाँ पे जो मोल्स ऑफ कैल्शियम होगा वो भी 0.02 होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कैल्शियम यहाँ से आएगा वो कैल्शियम यहीं से तो आ रहा है। तो अगर कैल्शियम के यहाँ पे 0.02 मोल्स हैं तो यहाँ पे भी कैल्शियम के 0.02 मोल्स होंगे, और यहाँ पर अगर कैल्शियम के मोल्स 0.02 होंगे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो कैल्शियम क्लोराइड होगा इसके मोल्स भी 0.02 होंगे। डायरेक्टली POC लगा रहे हैं अपन, इनडायरेक्टली लगा रहे हैं, इनफैक्ट ऐसा बोल सकता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स मालूम है तो कैल्शियम के मोल्स 0.02 होंगे, कैल्शियम को कंजर्व कर रहे हैं, तो कैल्शियम के मोल्स अगर 0.02 है तो यहाँ पे भी कैल्शियम के मोल्स 0.02 होंगे बाय POC, और कैल्शियम के मोल्स अगर 0.02 होंगे तो कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स भी 0.02 होंगे। और अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होगा ये रहेगा 0.02 इंटू ग्राम मोलर मास विच इज 111, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 2.22 ग्राम। तो यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा 2.22 ग्राम, और अगर टोटल वेट आपका 4.44 ग्राम है तो इसका वेट भी 2.22 ग्राम आ जाएगा। तो दोनों का वेट 2.22 ग्राम आएगा, और अगर मास परसेंटेज की बात करें तो दोनों का मास परसेंटेज 50% आ जाएगा। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 8। इसके अंदर हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ, प्रोडक्ट बनेगा आपका NaCl, CO2 गैस अलॉन्ग विद वाटर। तो ये रिएक्शन आपको दे रखा है, और आपको दे रखा है कि इसके अंदर HCl का जो अमाउंट है वो दे रखा है 109.5 ग्राम, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर मोल्स ऑफ HCl निकालें तो ये जाएंगे आपके 109.5 अपॉन 36.5, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 मोल्स। तो मोल्स ऑफ HCl है 3, और सोडियम कार्बोनेट का आपको दे रखा है 106 ग्राम, और इसका ग्राम मोलर मास 106 होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं कि जो मोल्स होंगे सोडियम कार्बोनेट के हो जाएंगे 1। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन LR है, कौन एक्सेस है, कितना NaCl बन रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मोल्स अपन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से करें तो मोल्स 1, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 1 है, जबकि यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 अगर होगा तो ये 1.5 है, ये 1 है, तो डेफिनेटली ये छोटा नंबर है, तो ये आपका LR होगा। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली कैसे, पर इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम होने चाहिए, या 1 मोल इसका 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग मोल्स रिक्वायर्ड कितने हैं 2, और दे कितने रखे हैं 3, जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, जितने रिक्वायर्ड अगर उससे ज्यादा है तो ये एक्सेस होगा, और अगर ये एक्सेस होगा तो डेफिनेटली आपका कार्बोनेट LR होगा। तो पहले में पूछा रहा है कि HCl एक्सेस है, हाँ तो ये एक्सेस होगा, ये बात सही है, ये आपका ER है एक्सेस रिएजेंट, तो ऑप्शन ए सही है आपका। NaCl कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा LR, तो आप देख सकते हैं कि 1:2 का रेशियो है,
तो अगर इसके 1 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके 2 मोल्स बनेंगे, ये बात सही है। और 2 मोल्स के करस्पॉन्डिंग NaCl का जो वेट आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू ग्राम मोलर मास। इसका ग्राम मोलर मास आपका आता है 35.5 प्लस 23, दिस इज 58.5। तो 2 इंटू 58.5, ये जाएगा आपका 117 ग्राम। तो 117 ग्राम NaCl बनेगा, ये बात भी सही है। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए वॉल्यूम मोल्स ऑफ CO2 पता होना चाहिए। तो अगेन आप देख सकते हैं 1 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे 1 मोल CO2 गैस मिल जाएगा। और सिंस कंडीशन आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 mm, तो इस कंडीशन में हमें मालूम है कि 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 22.4 लीटर्स वॉल्यूम होता है। तो सी भी आपका सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर विल बी आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 का। इन दिस वी हैव बीन गिवन 2 रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन इज ए बी के साथ कंबाइन कर आपको दे रहा है A3B2। रिएक्शन अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 3, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 2। तो ए बी के साथ रिएक्ट करके ये भी बना रहा है, और फिर ये A3B2 जो बन रहा है ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। और सी के साथ रिएक्ट कर आपको बना रहा है A3B2C2। A3B2C2, तो रिएक्शन का बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2C आ जाएगा। और आपको दे रखा है कि द रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय हैविंग 3 मोल्स ऑफ ईच ऑफ A and B and 1 मोल ऑफ C। तो भाई इसके अगर 3 मोल हैं, इसके भी 3 मोल हैं, और C का अपने पास कितना मोल है, 1 मोल है। तो हमसे पूछा रहा है कि भाई A3B2C2 कितना बनेगा और A3B2 कितना बचेगा या फॉर्म होगा। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन 1 की बात करें तो 3 मोल्स के करस्पॉन्डिंग 2 मोल्स रिक्वायर्ड है, और है कितने अपने पास, 3 मोल्स। मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपका ER होगा और A आपका LR होगा। ये अपन ऐसे भी सोच सकते थे, मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3:3 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 3/2 1.5। तो ये मिनिमम है, तो ये आपका LR है। और अगर ये LR है तो ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर इसके 3 मोल्स होते तो इसका 1 मोल बनता, और सिंस 3 मोल्स ही है तो हम बोल सकते हैं कि इसका यहाँ पर 1 मोल ही बनेगा। तो A3B2 का आपका 1 मोल यहाँ पर बनेगा। अब अगर इसका 1 मोल है और ये 1 मोल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे LR कौन होगा, नीचे रिएक्शन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 1:1 का रेशियो 1 आ जाएगा। मतलब मोल्स 1 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रेशियो 1 आ जाएगा। मोल्स 1 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो रेशियो आपको यहाँ पे हाफ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका LR है, और अगर ये LR है तो आप देख सकते हैं कि जब इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता और इसका 1 मोल फॉर्म होता। तो अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका हाफ मोल कंज्यूम होगा और इसका हाफ मोल फॉर्म होगा। तो ये हाफ क्या है, ये हाफ है आपका मोल्स ऑफ A3B2C2 फॉर्म, और ये हाफ क्या है, ये है आपका मोल्स ऑफ A3B2 फाइनली लेफ्ट। तो आपके करेक्ट आंसर क्या आएंगे, आपका करेक्ट आंसर आएंगे बॉम्बे एंड दिल्ली। हाफ मोल इसका बनेगा और इसका हाफ मोल फाइनली बचेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स का। ये हमारे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म्स ना सिर्फ इस टॉपिक पे पूछा, मतलब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि जितने भी आगे वाले टॉपिक्स होंगे, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव होगा, उन सब के अंदर हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को डेफिनेटली हमें यूज करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। ये कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर भी काफी सारे सवाल जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं क्या, इसके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें डेफिनेशंस का ध्यान रखना। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन का। तो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट।
अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, ये जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है बेसिकली सॉल्यूशन। कौन सोल्यूट होता है कौन सॉल्वेंट होता है डिपेंड करता है कि किसका अमाउंट ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर मान लो ये दोनों ही लिक्विड है तो हम बोल सकते हैं कि भाई जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। जनरली मोल्स के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो कहलाएंगे सॉल्वेंट और जिसके मोल्स कम होते हैं वो कहलाता है आपका सॉल्यूट, अगर दोनों लिक्विड है तो। अगर मान लो एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, मान लो कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है, मान लो कि एक कंपाउंड आपका सॉलिड है और दूसरा कंपाउंड लिक्विड है, तो जनरली ऐसे केसेस में बोलते हैं कि जो आपका सॉलिड कंपाउंड होगा वो सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड कंपाउंड होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट एक है सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स हमें बेसिकली क्या बताता है, कंसंट्रेशन टर्म्स हमें बताता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर इस सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। इस सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट। तो इस सॉल्यूट का अमाउंट हमें एक्सप्रेस करना है और इस सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो टर्म्स लेंगे, इस सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे उन सबको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे टर्म्स होंगे जो एक्सप्रेस करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं अपन, तो कंसंट्रेशन टर्म्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स amount of solute in a solution. It represents amount of solute in a solution. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। कुछ जो तरीके होते हैं वो यहाँ पे अपन देखते हैं और फिर इनको डिटेल में एक एक कर हम लोग स्टडी करेंगे। तो कुछ कॉमन कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो होगा मोलरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करने वाले हैं, मोलालिटी जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड फाइनली पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम लोग पीपीएम से अब्रीविएट करेंगे, अभी अपन लिखेंगे आगे, और पार्ट्स पर बिलियन जिसको हम लोग पीपीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, कि अपन देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये कैसे टर्म्स हैं जो बेसिकली आपको बताएंगे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है। ये सारे टर्म्स बताते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा इन अ गिवन सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके से। इन सब का डेफिनेशन अलग अलग है और इन सब के जो कैलकुलेट करने के फॉर्मुलेज होंगे वो भी अलग अलग होंगे। हम यहाँ पर फोकस करेंगे मेनली डेफिनेशंस के ऊपर। रिमेंबर दिस, कंसंट्रेशन टर्म्स के अगर आपको सवाल करने हैं तो आपको डेफिनेशंस की क्लैरिटी होना बहुत नेसेसरी है। मैं यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मुलेज आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, बहुत ही लिमिटेड फॉर्मुलेज हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मुलेज यूज कर भी सारे सवाल कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको डेफिनेशंस की क्लैरिटी हो। तो एक एक कर ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते जाएंगे, देखेंगे इनका डेफिनेशन क्या है, इसको आप कैसे यूज करते हैं और किस से इनको कैलकुलेट करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और अगर इसको डिफाइन करें अपन एक सिंगल लाइन में अगर इसको अपन डिफाइन करें तो मोलरिटी रिप्रेजेंट्स मोल्स of solute in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस हमें बाय हार्ट होना चाहिए। कोई भी अगर हमसे पूछे कभी भी कि मोलरिटी का मतलब क्या है, तो एक सिंगल लाइन का डेफिनेशन है, हम बोल सकते हैं कि मोलरिटी रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे वो कहलाएगा आपका मोलरिटी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है V लीटर्स और मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास N मोल सॉल्यूट है। अगर ऐसा है तो मोलरिटी कितना होगा, तो अगर अपने पास V लीटर वॉल्यूम है और उसमें N मोल सॉल्यूट है तो V लीटर्स के अंदर N मोल्स है। अगर V लीटर्स में N मोल्स होंगे तो 1 लीटर्स में कितना होगा, तो V में अगर N है तो 1 में हो जाएगा आपका N बाय V लीटर्स। तो मोलरिटी हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर N अपॉन V इन लीटर्स, मोल्स और सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये आपका मोलरिटी हो जाएगा। डेफिनेशन ध्यान रखना, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं, तो V लीटर्स में अगर N मोल्स हैं तो 1 लीटर में आपके N बाई V इतने मोल्स हो जाएंगे, ये आपका मोलरिटी होगा। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो थोड़ा और डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इनटू 1000।
यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम इन लीटर्स को वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स अपॉन 1000 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे एक सिंपल वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से सोच कर देखना हो। जैसा कि मान लो मैं यहाँ पे 1000 ml ले लेता हूँ, तो अगर वॉल्यूम 1000 ml होगा तो लीटर्स में कितना होना चाहिए, तो 1000 ml या 1000 ml के अंदर 1 लीटर होता है। तो जैसे मैं वॉल्यूम इन ml 1000 रखूंगा तो 1000 कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम इन लीटर रहेगा आपका 1। मतलब अगर यहाँ पे 1000 ml रखेंगे, कैंसिल आउट का आपको 1 लीटर मिल रहा है। तो ये रिलेशन रहेगा अपना वॉल्यूम इन एमएल को वॉल्यूम इन लीटर्स में कन्वर्ट करने का, एंड वाइस वर्सा। तो वॉल्यूम इन लीटर को आप वॉल्यूम इन एमएल अपॉन 1000 लिख सकते हैं, 1000 ऊपर चला जाएगा। और इसी को अगर आप एक और डिफरेंट वे में लिखना चाहें तो एक और डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे लीटर और मिलीलीटर हम लोग डिफाइन करते हैं, वैसे यहाँ पे मैं मोल्स और मिलीमोल्स डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, वैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मोल के अंदर 1000 मिलीमोल्स होंगे। एकदम एनालॉगस मैनर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, वैसे ही 1 मोल के अंदर 1000 मिलीमोल्स। अगर वॉल्यूम इन लीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वॉल्यूम इन एमएल मिल जाएगा। वॉल्यूम इन लीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम इन एमएल मिलेगा। वैसे ही मोल्स को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो मोल्स इनटू 1000 आपको दे देगा मिलीमोल्स। जैसे वॉल्यूम इन लीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम इन एमएल मिलता है, वैसे मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा यहाँ पर मिली मोल्स। ये मिली मोल्स वैसे ही है जैसा कि वॉल्यूम इन एमएल होता है। मतलब बेसिकली जो रिलेशन आपका वॉल्यूम इन एमएल एंड वॉल्यूम इन लीटर्स में होगा, वही रिलेशन आपका मोल्स और मिली मोल्स में होगा। हम बोल सकते हैं कि 1 मोल के अंदर 1000 आपके मिली मोल्स होंगे, या फिर मोल्स को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा मिली मोल्स। तो ये पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके होंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एमएल इनटू 1000, या फिर मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एमएल। इसमें जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इसके मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि जनरली हम लोग मिलीमोल्स के टर्म्स में ही डिस्कस करेंगे। कोई नेसेसरी नहीं है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो आप ये भी कर सकते हैं। एक एक करके अपन देखेंगे सवाल के टाइम पे कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, पर नॉर्मली हम लोग स्ट्रेस देंगे इस वाले फॉर्मूले पे। और इसी को मैं थोड़ा सा और इस तरीके से लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे मुझे मिलीमोल्स चाहिए होंगे तो मिलीमोल्स हम यहां पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम एन एमएल को इधर ले जाएं तो इस मिलीमोल्स को हम बोल सकते हैं मोलरिटी m इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। इस पर मैं स्टॉमा कर रहा हूं, तो ध्यान रखना डेफिनेशन में ध्यान रखनी है। डेफिनेशन होगा आपका कि 1 लीटर के अंदर कितने आपके मोल्स होते हैं। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से लिख रहेंगे मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एमएल, तो मिलीमोल्स भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलीमोल्स कैसे मिलेंगे, मोलरिटी को आप डायरेक्ट वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई कर आप मिलीमोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास 400 ml वाटर है और इसके अंदर मैं 8 ग्राम NaOH ऐड कर रहा हूँ, और हमसे पूछा आ रहा है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ NaOH। तो वी नीड टू डिटरमाइन फाइंड मोलरिटी ऑफ NaOH। वैसे मोलरिटी को हम लोग इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट NaOH। मोलरिटी ऑफ NaOH बोलना या इस तरह से लिखना एक ही बात होगी। अगर मैं बोलता हूं कि फाइंड दिस, इसका अलावा आपसे पूछा रहा है कि मोलरिटी ऑफ NaOH कितना होगा। तो ध्यान रखें डेफिनेशन होता है आपका मोलरिटी का कि कितने मोल्स आपके सोल्यूट के होंगे इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए होते हैं और वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर हमें मोल्स और वॉल्यूम दोनों मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 400 ml वाटर। इसके अंदर हम लोग 8 ग्राम NaOH सॉलिड ऐड करेंगे। ये assumption होगा कि 8 ग्राम NaOH ऐड करने से आपका वॉल्यूम ड्रास्टिकली चेंज ना हो, वॉल्यूम अपना उतना ही मानेंगे। जनरली सॉलिड अगर अपन सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अगर होंगे तो आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो आपको जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो उतना ही रहेगा 400 ml। तो वॉल्यूम मिल चुका है। और मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो 8 ग्राम NaOH अपने पास है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। यह जाएगा आपका कितना, 8 अपॉन इसका ग्राम मोलर मास जो कि होता है 40, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, तो यहां से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा ये आपका 0.2। तो हमारे पास 0.2 मोल्स है और 400 ml सॉल्यूशन है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो मोलरिटी होगा कितना आएगा। तो फाइनल वॉल्यूम इज बेसिकली 400 ml एंड मोल्स
ऑफ NaOH जो आप ऐड कर रहे हैं ये है आपके 0.2। ध्यान रखना हमें क्या क्या चाहिए, अगर मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो हमें फोकस करना है दो चीजों पे, एक होगा आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सेकंड आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों चीजें मिल चुकी हैं, इसके बेसिस पर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो मोलरिटी होगा ऑफ NaOH दैट कैन बी सिंपली रिटन एज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये वॉल्यूम इन ml आपका सॉल्यूशन का होता है, रिमेंबर दिस। तो मोल्स अपने पास यहां पर 0.2 है, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन इज 400 इनटू 1000। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 2/4 विच इज 0.5। 0.5 तो हम बोल सकते हैं कि जो मोलरिटी होगी वो 0.5 होगा, 0.5 m। इसको बोला कैसे होता है, अगर मोलरिटी 0.5 m है तो हम बोलते हैं इसको सच सॉल्यूशन इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.5 होती है तो हम उसको शब्दों में अगर बयां करें तो हम बोलेंगे इट इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन, या अगर 0.5 मोलर सॉल्यूशन है तो बोल सकते हैं कि इसकी जो मोलरिटी होगी वो 0.5 होगा। एक बहुत ही एलिमेंट्री सवाल था, आइए कुछ और अच्छे सवाल करते हैं इसके ऊपर। आइए बात करते हैं इस सवाल के ऊपर। इसके अंदर वी हैव बीन गिवन 100 ml 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 ml दे रखा है और मोलरिटी दे रखी है 2 मोलर। ध्यान रखना अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो सॉल्यूशन होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। एज एन एक्वा सॉल्यूशन वो होता है इसमें सॉल्वेंट आपका वाटर होगा, सॉल्वेंट वाटर है और सॉलिड आपका NaOH है। तो हमारे पास 100 ml 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन था और इस सॉल्यूशन के अंदर हम 8 ग्राम NaOH एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल मोलरिटी कितना होगा। तो ये सॉल्यूशन ऑलरेडी था अपने पास और ये हम लोग ऐड कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अगेन रिमेंबर दिस, अगर आप सॉलिड ऐड करेंगे तो सॉलिड ऐड करने से वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर वॉल्यूम की बात करनी है तो पहले 100 ml है तो फाइनली भी हम बोल सकते हैं कि 100 ml होगा, तो वॉल्यूम हम बोल सकते हैं 100 ml होगा। रिमेंबर दिस, मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो वॉल्यूम और दूसरा मोल्स। तो वॉल्यूम ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम 100 ml होगा और मोल्स हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो हमें देखना होगा कि इनिशियल कितने मोल्स हैं और कितने मोल्स आप ऐड कर रहे हैं, उससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल मोल्स कितने होंगे। तो अगर 8 ग्राम NaOH की बात की जाए तो 8 ग्राम NaOH के करस्पॉन्डिंग जो मोल्स ऑफ NaOH आएंगे ये आएंगे आपके वेट अपॉन ग्रामोलर मास। NaOH का ग्रामोलर मास 40 होता है तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 1/5 मोल्स। ये मोल्स है। लेट्स से अगर मैं मिलीमोल्स के टर्म्स में बात करूं तो एक मोल में 1000 मिलीमोल्स होते हैं। तो यहां पर जो मिलीमोल्स आप ऐड कर रहे हैं वो कितने होंगे, तो मिलीमोल्स निकालने के लिए आपको मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और यह जाएगा 200 मिलीमोल्स। आप चाहे तो मोल्स में भी कर सकते हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ मिलीमोल्स में, बाकी आपके ऊपर खुद का चॉइस है आप कैसे स्टार्ट करना चाहें। आप मोल्स से भी काम कर सकते हैं, मैं मिलीमोल्स में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन सिंपल होता है। तो अगर 1/5 मोल्स आप ऐड कर रहे हैं तो जो मिलीमोल्स ऐड करेंगे वो होंगे 200। इतना आप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं और हमारे पास सोल्यूशन 100 ml 2 मोलर सोल्यूशन ऑलरेडी था। तो ऑलरेडी हमारे पास जो मिलीमोल्स इनिशियली होंगे वो कैसे मिलेंगे, तो मिलीमोल्स जो इनिशियली होंगे दैट विल बी गिवन बाय मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। रिमेंबर दिस, ये भी हमने बात की थी, मोलरिटी को वॉल्यूम इन ml से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर आपको मिलीमोल्स मिल जाते हैं। तो अगर 100 ml है और 2 मोलर है तो इनिशियल मिलीमोल्स जो अपने पास होंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 100 दैट इज 200 मिलीमोल्स। तो 200 मिलीमोल्स आपके पास पहले से थे और 200 मिलीमोल्स आपने फर्दर ऐड करे। इसका मतलब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो फाइनल मिलीमोल्स होंगे वो कितने आएंगे, 200 थे, 200 आपने ऐड करें ये हो जाएंगे 400। एंड वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो इसका ऐड करने से वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा था, तो वॉल्यूम होगा आपका डायरेक्टली 100 ml। तो अपने को मिलीमोल्स मिल चुके हैं, वॉल्यूम इन ml मिल चुका है, हमें मोल्स या मिलीमोल्स मिल चुके हैं और वॉल्यूम इन ml भी मिल चुका है। तो हम लोग डायरेक्टली मोलरिटी की बात कर सकते हैं। यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपका जो मोलरिटी होगा फाइनल मोलरिटी NaOH सैंपल का ये हो जाएगा आपका मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स जो हमारे पास है वो 400 है और वॉल्यूम इन ml जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 100 है, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 4 मोलर।
हम बोल सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन विल बी 4 मोलर। ये बहुत ही एलिमेंट्री डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करना है अपने को। अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। डेफिनेशन में हमें ध्यान रखना है कि मोलरिटी होता क्या है, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं, इससे हम लोग मोलरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मोलरिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 चीजों पे फोकस करना होता है, एक होता है आपका मोल्स और दूसरा होता है वॉल्यूम इन एमएल या वॉल्यूम, है ना। तो हमें देखना है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा वो हमें चाहिए, हमें फाइनल मोल्स या मिलीमोल्स चाहिए। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल्स मिल जाए तो उसको यूज करके आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। आइए कुछ और सवाल करते हैं। In this particular problem, we have been given 200 ml 0.5 मोलर NaCl solution, 200 ml 0.5 मोलर NaCl solution है अपने पास, और इसके अंदर आप 800 ml वाटर ऐड कर रहे हैं और आपसे पूछा रहा है कि फाइनल मोलरिटी कितना होगा। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर पानी ऐड करते हैं ऊपर से, इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इज एडिशन ऑफ वाटर to lower concentration or let's say polarity of solution. Addition of water to lower concentration of molarity of solution. पानी को ऐड कर मोलरिटी और कंसंट्रेशन को कम करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो क्यों ऐसा होगा, कंसंट्रेशन लोअर क्यों होगा? भाई सीधी सी बात है, पानी को ऐड करने से क्या यहाँ पर NaCl का अमाउंट चेंज होगा? अगर आप NaCl के अमाउंट की बात करें तो जितना अमाउंट था उतना ही रहेगा इसके अंदर। पानी के ऐड करने से NaCl का अमाउंट तो चेंज हो नहीं सकता है, तो जो NaCl के मोल्स हैं वो उतने रहेंगे जितने थे पहले। पर पानी ऐड करने से डेफिनेटली आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मोलरिटी होता है मोल और वॉल्यूम का रेशियो। अगर मोल्स उतने ही हैं और वॉल्यूम अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका रेशियो डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन या मोलरिटी आपका डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन एक ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें आप सॉल्यूशन लेंगे, इसमें आप पानी ऐड करेंगे, मोल्स उतने ही रहेंगे पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने पर आपका कंसंट्रेशन या मोलरिटी डिक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो यहाँ पर इस डाइल्यूशन में हमें पूछा गया है कि कितना आपका फाइनल मोलरिटी होगा। अगेन हमें फोकस करना है फाइनल मोलरिटी के लिए कि कितने आपके पास, अगेन हमें फोकस करना है फाइनल मोलरिटी के लिए कि हमारे पास कितने मोल्स होंगे और कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम अपन सबसे पहले बात करें तो 800 ml सॉल्यूशन, आप 800 ml वाटर ऐड करें 200 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें फाइनल वॉल्यूम जो होगा 1000 ml। कैसे? 200 ml सॉल्यूशन था, 800 ml आपने पानी ऐड करा है। और इस फाइनल सॉल्यूशन में अगर मैं मिलीमोल्स की बात करूं, मिलीमोल्स ऑफ NaCl वो कितना होगा? तो पानी ऐड करने से मिलीमोल्स तो चेंज होंगे नहीं, तो जितने मिलीमोल्स इनिशियली थे उतने मिलीमोल्स बाद में भी होंगे। तो यहां पर अगर मिलीमोल्स अपन देखें तो कितने आएंगे? तो जैसा भी अपन ने डिस्कस किया, मोलरिटी को वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्टली मिलीमोल्स मिलते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जाएगा आपका 20 into 5 दैट इज 100। तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास इनिशियली 100 ml 100 मिलीमोल्स थे, और इनिशियली अगर 100 मिलीमोल्स होंगे तो फाइनल मिलीमोल्स भी आपके 100 ही होंगे, राइट, क्योंकि वाटर ऐड करने से मिलीमोल्स चेंज नहीं होते हैं। तो मिलीमोल्स 100 है, वॉल्यूम इन एमएल फाइनली अपने पास 1000 ml है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल मोलरिटी होगा NaCl सॉल्यूशन का, दैट विल बी सिंपली फाइनल मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इन ml, and that will simplify to 100 upon 1000 और 0.1 मोलर। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। इसको मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था वैसे, बाय द वे, कैसे? 200 ml में अगर आप 800 ml वाटर ऐड करेंगे तो 200 ml से आपका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml। 200 ml से अगर 1000 ml हो रहा है मतलब वॉल्यूम आपका 5 टाइम्स हो रहा है। आपका मोलरिटी होता है मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर आप वॉल्यूम को 5 टाइम्स करेंगे तो डेफिनेटली मोलरिटी 1/5 हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं वॉल्यूम को 5 टाइम्स कर दूं तो मोलरिटी आपका 1/5 हो जाएगा। तो 200 ml में जब आप 800 ml पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम आप 1000 ml कर रहे हैं, मतलब 200 से अगर 1000 कर रहे हैं, वॉल्यूम आप 5 टाइम्स कर रहे हैं, तो मोलरिटी 1/5 होना चाहिए था। तो अगर इनिशियली 0.5 है तो इसका 1/5 हो जाएगा 0.1 मोलर। तो ये डायरेक्टली आप बोला जा सकता है, बट आप देख सकते हैं कि करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। अगर मोलरिटी हमें कैलकुलेट करना है तो हमें फोकस करना है फाइनल वॉल्यूम पे, हमें फोकस करना है फाइनल मोल्स पे। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल्स मिल जाए तो हम लोग मोलरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन है,
200 ml 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन और दूसरा है हमारे पास 800 ml 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्डिंग की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। वी हैव टू सॉल्यूशन, वन इज 200 ml 0.1 मोलर HCl, अनदर इज 800 ml 0.2 मोलर HCl। कर क्या रहे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं और आपसे पूछा रहा है कि इस फाइनल सॉल्यूशन में HCl का मोलरिटी कितना होगा। इस तरह के सवालों को कई किताबें बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस या मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस। तो दो सॉल्यूशन को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन में मोलरिटी कितना होगा। कुछ किताबों में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके फॉर्मुले भी दे रखे हैं, बट ऐसा कोई फॉर्मुला हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग सवाल करेंगे बेसिक से, फंडामेंटल से, क्योंकि अगर फंडामेंटल और बेसिक पर अगर फोकस करेंगे तो सवाल में कितनी ही कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना आ जाए बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अगेन अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो हमें फोकस होना चाहिए दो चीजों पे, एक होगा फाइनल वॉल्यूम और एक होगा आपका फाइनल मिलीमोल्स। तो अगर हम बात मिलीमोल्स की बात करें तो 200 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। डायरेक्टली यहां पर बोल सकते हैं कि जो मिलीमोल्स होंगे वो कितने होंगे, तो वॉल्यूम इन ml को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करके मिलीमोल्स मिलते हैं। तो 200 इंटू 0.1 मिलीमोल्स हो जाएंगे, ये मिलीमोल्स होंगे HCl के। तो इस सॉल्यूशन में HCl के मिलीमोल्स जाएंगे आपके दिस इनटू दिस, दैट इज 20। सिमिलरली अगर नीचे वाले सॉल्यूशन की बात करें 800 ml 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, तो यहां पर अगर मिलीमोल्स कैलकुलेट करना चाहें कितना आएगा, तो वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी 0.2 इंटू 800 क्या हो जाएगा, 80 इंटू 2 दैट इज 160। तो यहाँ पे मिलीमोल्स आएंगे 160। ऑफ कोर्स जब दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो मिलीमोल्स भी ऐड हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो HCl होगा, इसके फाइनल मिलीमोल्स अगर कैलकुलेट करें तो 20 यहाँ से 160 यहाँ से, तो फाइनल मिलीमोल्स रहेंगे आपके पास 180। और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो 200 ml प्लस 800 ml सॉल्यूशन को अगर आप ऐड करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम डेफिनेटली आपका 1000 ml होगा। तो फाइनल वॉल्यूम 1000 ml है, मिलीमोल्स आपके 180 है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा या मोलरिटी होगा HCl का, दैट विल बी मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 180 अपॉन 1000, दैट इज 0.18 मोलर। तो अगर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मैनर में हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मुलेस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मुला आपने देखे हैं तो उसको भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस करें डेफिनेशंस के ऊपर, आप फोकस करें किस चीज पर हमें ध्यान देना है। आप फोकस करें कि अगर मोलरिटी निकालनी है तो हमें चाहिए फाइनल वॉल्यूम एज वेल एज फाइनल मिलीमोल्स। तो फाइनल वॉल्यूम आप डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, 200 और 800 1000 ml हो जाएगा, और मिलीमोल्स आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर आप ऐड कर सकते हैं और आपको फाइनल मिलीमोल्स मिल जाएंगे। तो फाइनल मिलीमोल्स और फाइनल वॉल्यूम अगर मिल जाए तो यहाँ से हम लोग मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं बन। In this particular problem, basically we have been given 200 ml 0.4 molar HCl solution. Another is 300 ml 0.2 molar sulfuric acid solution. और इसमें आप ऐड कर रहे हैं 5 ml वाटर, 500 ml वाटर। तो इन तीनों सॉल्यूशंस को आप ऐड कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन में मोलरिटी ऑफ H+ कितना होगा। H+ की हम बात करें यहाँ पे, H+ कहाँ से मिलेगा, HCl आपको टूट कर H+ दे देगा, एक HCl से एक H+ आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से आपको 2 H+ मिलेंगे। ये डाइबेसिक एसिड होता है, मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो टूटकर आपको 2 H+ देगा। एक मॉलिक्यूल से आपको 2 H+ मिल जाएंगे, या अगर 1 मोल होगा तो यहां से आपको 2 मोल H+ मिलेंगे। पानी भी हालांकि टूटता है पर इतना कम टूटता है, इतना कम आयनाइज करता है कि यहां से हम लोग H+ को कंसीडर नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस, वाटर इवन दो ये आयनाइज करता है, ये भी टूटता है H+ और OH- की फॉर्म में, पर इतना कम होता है कि हमें इस पर फोकस अभी एज ऑफ नाउ नहीं करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, पर एज ऑफ नाउ वाटर को हमें आयनाइजेशन नहीं करना है, तो वाटर अपना एज इट इज सॉल्वेंट के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से H+ नहीं आएंगे, H+ के जो सोर्स होंगे वो यहीं और यहीं से होंगे। तो देखते हैं, हमें फाइनल मोलरिटी निकालना है H+ का, इसका मतलब बेसिकली अगेन हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए और हमें चाहिए कि फाइनल मिलीमोल्स कितने होंगे H+ के। तो यहाँ पर अगर HCl के मिलीमोल्स की काउंट करें तो 200 ml 0.4 मोलर सोल्यूशन है अपने पास, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो मिलीमोल्स आएगा HCl का, ये रहेगा this into this, it will be 80 millimoles। और अगर 80 millimoles HCl के हैं तो यहां से जो millimoles of H+ आएगा वो भी आपका 80 ही होगा, क्योंकि HCl का एक मॉलिक्यूल आपको एक H+ देगा, तो एक मोल H+ देगा, या 80 मिलीमोल आपको 80 मिलीमोल H+ देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलीमोल्स और सल्फ्यूरिक एसिड
अगेन मोलरिटी को वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो दिस इनटू दिस ये जाएगा आपका 60 मिलीमोल्स है। बट यहां से अगर मैं सपोज मिलीमोल्स ऑफ H प्लस की बात करूं तो वो कितना आएगा, तो एक मॉलिक्यूल आपको 2H प्लस देगा, एक मॉलिक्यूल 2H प्लस देगा, तो 60 मिलीमोल आपको यहाँ पर उसके डबल 120 मिलीमोल्स देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल आपको 2 मोल H प्लस देगा, तो 60 मिलीमोल्स आपको 120 मिलीमोल H प्लस के यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 80 मिलीमोल है, यहाँ से हमारे पास 120 मिलीमोल है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ से हमें H प्लस नहीं मिलेगा। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर अगर आप H प्लस की बात करें मिलीमोल्स ऑफ H प्लस तो कितना आएगा, तो 80 यहाँ से 120 यहाँ से, तो फाइनल मिलीमोल्स आ जाएंगे आपके यहाँ पर 200, और फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, तो 200 300 और 500 ml फाइनल वॉल्यूम ऐड अप करके आप निकाल सकते हैं, ये जाएगा आपका 1000 ml। तो फाइनल वॉल्यूम 1000 ml आ चुका है, फाइनल मिलीमोल्स आपको 200 मिलीमोल्स मिल चुके हैं। अगर ये दोनों मिल चुके हैं तो फाइनल मोलरिटी निकाल सकते हैं H प्लस का। इट विल बी सिंपली द रेशियो ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो मिलीमोल्स है आपके पास 200, वॉल्यूम इन ml आपके पास 1000, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.2 बोला, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन टू सॉल्यूशन, वन इज 400 ml 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, another is 600 ml 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अगेन इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस की मोलरिटी कितना होगा। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर द सिंपल रीजन, यहाँ पर अपने पास एक है एसिड और दूसरा है बेस, तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। आई होप आपको मालूम होगा एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर इनकी रिएक्शन भी कंसिडर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन की ही बात कर लूँ, इनके बीच में रिएक्शन क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस फॉर्म में लिखें तो सल्फ्यूरिक एसिड विल कंबाइन विद 2 मोल्स ऑफ NaOH टू गिव Na2SO4 प्लस 2H2O। अगर किसी को ये सवाल लिखने में या रिएक्शन करने में दिक्कत आ रही तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि होता क्या है, एसिड H प्लस प्रोवाइड करता है और बेस OH माइनस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल 2H प्लस प्रोवाइड करेगा, तो 2H प्लस प्रोवाइड करने के लिए आपको 2 OH माइनस चाहिए। तो 2 OH माइनस आपको कैसे मिलेंगे, जब आप 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे NaOH के, तो 1 मॉलिक्यूल विल गिव 2H प्लस, वी नीड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ताकि हमें 2H माइनस मिल जाए। 2H प्लस 2H माइनस मिलकर कंबाइन कर आपको 2 मॉलिक्यूल्स दे देंगे वाटर के, और इसका कैटायन और इसका एनायन मिलकर आपको सोडियम सल्फेट दे देगा। इससे क्या आप सोच सकते हैं, इसको आप एक और तरीके से सोच सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपने केमिकल रिएक्शन लिखा, अब आप देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले हमारे पास इसके मिलीमोल्स कितने होंगे, तो 400 into 0.2 मोलर, तो यहां से अपन बोल सकते हैं जो मिलीमोल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, that will simplify to this into this, that will give 80 मिलीमोल्स। और यहां से अगर अपन देखें 600 ml into 0.1 मोलर, तो दिस into this, यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो अपन बोल सकते हैं जो मिलीमोल्स होंगे NaOH के, ये आ जाएगा 60। तो रिएक्शन से पहले T इक्वल्स टू 0 पर हम बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल्स अपने पास कितने हैं, 80, और NaOH के मिलीमोल्स अपने पास 60। तो ऑफ कोर्स अपने पास एक केमिकल रिएक्शन आ चुका है, हमें देखना होगा कि LR कौन होगा। अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें, LR निकालने के लिए अगर मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 80/1 80, और यहाँ पर जाएगा 60/2 30। तो मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक रेशियो कम है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये आपका LR होगा। और अगर ये LR होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम होगा वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर इसके 2 मिलीमोल्स कंज्यूम होते हैं तो इसका 1 मिलीमोल कंज्यूम होता, तो अगर इसके 60 मिलीमोल कंज्यूम होंगे तो इसके 30 मिलीमोल कंज्यूम होंगे। रिमेंबर दिस, ये मिलीमोल्स कंजम्पशन है, तो 2 मिलीमोल्स कंज्यूम होने पर यहाँ पे 1 मिलीमोल कंज्यूम होता। अगर 60 मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे तो यहाँ पे 30 मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे या रिएक्ट करेंगे। तो अगर 80 में से 30 मिलीमोल कंज्यूम हो गए या रिएक्ट कर जाएंगे, तो जो मिलीमोल्स और सल्फ्यूरिक एसिड जो बचे रह जाएंगे वो कितने होंगे, तो 80 लेके चल रहे थे, 30 मिलीमोल कंज्यूम हो चुके हैं, मिलीमोल्स बच जाएंगे आपके पास 50। सिंपल स्टोइचियोमेट्री की बात कर रहे थे,
2 मिलीमोल्स कंज्यूम होने पे 1 कंज्यूम होगा, 60 के करस्पॉन्डिंग 30 कंज्यूम होगा। आउट ऑफ 80 अगर 30 मिलीमोल्स कंज्यूम हो जाते हैं तो आपके पास 50 मिलीमोल्स बच जाएंगे। तो आपके पास अगर 50 मिलीमोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के बचते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनली जो मिलीमोल्स होंगे आपके पास H प्लस आयन के वो कितने होंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको 2H प्लस देता है, तो 50 मिलीमोल्स के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर 100 मिलीमोल्स मिल जाएंगे किसके, H प्लस आयन के। तो आपको फाइनल मिलीमोल्स मिल चुके हैं H प्लस के, और फाइनल वॉल्यूम आप देख सकते हैं 400 ml, 600 ml, 1000 ml। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, इट विल बी मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। आप बोल सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम आपका 1000 ml होगा, 400 प्लस 600 1000 ml, और फाइनल मिलीमोल्स H प्लस के आप देख सकते हैं कितने 100 हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर आप देख सकते हैं दिस इज 100 अपॉन 1000, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अगर इसी को थोड़ा और डिफरेंट मैनर में करना है, डिफरेंट मैनर मतलब बेसिकली अगर इस सवाल को, इस रिएक्शन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखें तो कैसे करेंगे, देखो इसी को मैं एक और डिफरेंट वे में बोल रहा हूं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये जो रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन था, ये एसिड है, ये बेस है, ये H प्लस प्रोवाइड करेगा, ये OH माइनस प्रोवाइड करेगा। किसी भी इस तरह के एसिड और बेस की रिएक्शन को आप लिख सकते हैं एज एक अल्टरनेट सॉल्यूशन। अगर देखें अपन तो रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि जो एसिड होगा बेसिकली वो H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, तो H प्लस फ्रॉम एसिड, ये H प्लस जो एसिड है ये रिएक्ट करेगा किससे, बेस के OH माइनस से, will react with OH minus from base to give water। आप एसिड बेस रिएक्शन को डायरेक्टली लिख सकते थे, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि एसिड से H प्लस कितना आ रहा है, बेस से OH माइनस कितना आ रहा है, और ये H प्लस OH माइनस आपस में कंबाइन करके आपको वाटर दे देंगे, राइट। तो यहाँ पर H प्लस की अगर बात करें तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का आपके 80 मिलीमोल्स थे तो यहाँ से जो H प्लस आएगा उसके मिलीमोल्स हो जाते हैं आपके 160। तो आप बोल सकते हैं कि इनिशियली आपके पास इसके 160 मिलीमोल्स थे T इक्वल टू 0 पर। NaOH के अगर 60 मिलीमोल्स हैं तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो OH माइनस होगा उसके मिलीमोल्स 60 ही होंगे। क्यों, क्योंकि NaOH के एक मोल से आपको एक OH माइनस मिलता है, तो इसके मिलीमोल्स रहेंगे 60। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैं रिएक्शन को डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एसिड का H प्लस बेस को H माइनस के साथ कंबाइन कर आपको पानी देता है, तो यहाँ पर आपका 160 यहाँ पे 60 है, ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका 100। आप बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस के मिलीमोल्स हो जाएंगे 100, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1000 ml। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पानी भी तो बन रहा है, भाई इस पानी के बनने से आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। यार रखो, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है 400 ml और अगर एक है आपके पास 600 ml, तो इन दोनों को मिलाकर वॉल्यूम तकरीबन 1000 ml ही होगा। हालांकि वॉल्यूम कंजर्वेशन होना कोई नेसेसरी नहीं होता है, 100 ml और 100 ml मिलकर 200 ml हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ये हम लोग देखेंगे आगे कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है। 100 ml और 100 ml मिलकर आपका 200 भी हो सकता है, 200 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 200 से थोड़ा कम भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। ऐसा नहीं कि 100 और 100 ml मिलाकर आप 300 ml सोल्यूशन बना लें, या 100 ml और 100 ml मिलाकर आप लेट्स से 150 ml बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम चेंज नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि पानी बनाकर हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे चेंज करेंगे, वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना कि आपके पास इनिशियली टोटल था। तो 400 ml और 600 ml कंबाइन करेंगे तो अपना फाइनल वॉल्यूम 1000 ml ही आएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे 1000 ml है, मिलीमोल्स आपके 100 है। आप बोल सकते हैं अगेन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, तो 100 अपॉन 1000, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.1 मोलर। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ हमें रिएक्शन करवाना है, पूछा है कि कितना वॉल्यूम लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, रिएक्शन आपको गिवन होगा एज ऑफ नाउ अभी, बट आगे चलकर हम लोग ये रिएक्शन लिखना भी सीखेंगे कि किससे से रिएक्शन लिखा जाता है। एज ऑफ नाउ मैं आपको ये रिएक्शन देता हूँ। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा इन सच अ मैनर कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम सल्फेट along with CO2 gas and water। लेट्स आपको ये रिएक्शन गिवन है।
और हमसे पूछा जा रहा है कि इस सोडियम कार्बोनेट के करस्पॉन्डिंग कितना सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है 10.6 ग्राम। तो सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। इसका अगर ग्रामोलर मास देखें तो ग्रामोलर मास इसका 106 ही आएगा। तो 10.6 के करस्पॉन्डिंग इसके अगर मोल्स निकालें तो मोल्स रहेंगे 10.6 अपॉन 106, दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.1 मोल। एंड अगेन मिलीमोल्स के टर्म्स में देखें तो ये रहेगा आपका 100 मिलीमोल्स, क्योंकि मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलीमोल्स मिलते हैं। तो अगर 100 मिलीमोल्स सोडियम कार्बोनेट है, आप देख सकते हैं 1:1, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो 1:1 का रेशियो होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की जो मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी 100 होंगे। अगर इसके 100 मिलीमोल्स है तो इसके जो मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे ये भी होंगे 100। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको 100 मिलीमोल्स चाहिए, और हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलरिटी दे रखा है वो है 0.1 मोलर। तो हम बोल सकते हैं कि मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट इज वॉल्यूम इन ml और सल्फ्यूरिक एसिड इनटू मोलरिटी। तो जो मिलीमोल्स हमें रिक्वायर्ड है वो है 100, और इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम आपका VML है और मोलरिटी आपको दे रखा है 0.1 मोलर, तो दिस इज 0.1 मोलर। तो यहाँ पर मिलीमोल्स हमें मालूम है कि 100 रिक्वायर्ड है और मोलरिटी ऑलरेडी गिवन आपको 0.1, तो यहाँ से वॉल्यूम इन ml डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम इन ml जो सल्फ्यूरिक एसिड का हमें रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, विल बी 1000 ml, या अपन बोल सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का अपना जो होमवर्क होगा जो हमें डिस्कस करना होगा नेक्स्ट टर्न पर, वो होगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन H में प्रॉब्लम नंबर 1 and 4 एंड सेक्शन A कंप्लीट करना है, और पार्ट 2 के अंदर सेक्शन H में 157 एंड सेक्शन A के अंदर 1 to 6 एक्सरसाइज 1 का ही हमें काम करना है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर।